पुलिस स्टेशन की एक शांत कमरे में राध्या अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती हुई पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज में एक गहरी झुरझुराहट थी। वह इंस्पेक्टर से विनम्रता से कहती है कि वह उन पर भरोसा करे क्योंकि उसने किसी के खाने में जहर नहीं मिलाया है। यह सब एक गलतफहमी है जो किसी ने जानबूझकर उसके ऊपर थोप दी है। राध्या समझती थी कि उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर उसे न्याय देंगे, लेकिन इंस्पेक्टर की आंखों में एक कड़ी ठंडक थी। इंस्पेक्टर ने एक निर्दयी मुस्कान के साथ राध्या से कहा कि आज उसका खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि अब वो जेल के अंदर ही रहेगी और कानपुर की वह महत्वपूर्ण प्रतियोगिता जीतने का उसका सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने राध्या को याद दिलाया कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है और अब उसको इसकी सजा मिलकर रहेगी। यह सुनते ही राध्या का धैर्य टूट गया और वह इंस्पेक्टर के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। राध्या ने हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वह इंस्पेक्टर से विनती करती है कि उसकी जिंदगी का यह सवाल है। अगर वह इस प्रतियोगिता में जीत हासिल नहीं कर पाई तो उसके पति के 50 लाख रुपए का कर्ज कौन चुकाएगा। उसके पति प्रथम मित्तल ने बहुत मेहनत से यह व्यापार खड़ा किया था और अगर ये कर्ज नहीं चुका पाए तो उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। राध्या ने आंसुओं के बीच में विनती की कि उसे बस एक ही दिन के लिए कानपुर प्रतियोगिता में जाने दिया जाए और उसके बाद वो खुद अपने आप पुलिस के हवाले हो जाएगी। इंस्पेक्टर ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा कि अच्छा, तो लड़की बहुत चालाक बन रही है। वह समझ रही थी कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वह कानपुर प्रतियोगिता में जाएगी और वहां से फरार हो जाएगी। ऐसा कुछ होने नहीं दिया जाएगा। अब वो कानपुर प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगी। यह बात सुनकर राध्या एक पल के लिए बिल्कुल डर गई। उसके हाथ कांपने लगे और उसका चेहरा पीला पड़ गया। राध्या ने मन में सोचा कि अगर आज वो प्रतियोगिता की अंतिम राउंड में हिस्सा नहीं ले पाई तो मित्तल परिवार पर और प्रथम के ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। वह जानती थी कि उसके पति ने इस प्रतियोगिता के लिए बहुत तैयारी की थी और पूरा परिवार इस पर निर्भर था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। इधर प्रथम मित्तल घबराहट में तुरंत अपने मैनेजर को फोन करता है। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। वह कहता है कि उसे कुछ शेयर तुरंत बेचने या लिक्विड करने हैं, क्योंकि उसे जितनी जल्दी हो सके पैसों की जरूरत है। प्रथम ने मैनेजर से कहा कि वो फौरन व्यवस्था करे। मैनेजर ने बेबसी से जवाब दिया कि सॉरी सर, लेकिन सभी निवेशकों ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। इस समय कोई भी निवेश करने को तैयार नहीं है, क्योंकि बाजार में अफरा तफरी मची हुई है। यह सुनते ही प्रथम का गुस्सा और लाचारी में अपना फोन जोर से फर्श पर पटक देता है। उसका चेहरा लाल हो गया और वह हाँफने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह राध्या को जेल से कैसे बाहर निकाले। उसका दिमाग खाली हो गया था और वह बेबस महसूस कर रहा था। तभी अचानक जज मैडम का फोन आता है। जज मैडम तुरंत प्रथम को फोन करती हैं और पूछती हैं कि क्या आप राध्या के पति प्रथम मित्तल बोल रहे हैं। प्रथम जवाब देता है, जी हाँ, बोल रहा हूँ, बताइए मैडम, क्या बात है। जज मैडम कहती है कि वह कानपुर प्रतियोगिता की जज बोल रही है और उनके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो प्रथम को जरूर जाननी चाहिए। प्रथम ने कहा, जी मैडम, कहिए। तभी जज मैडम गंभीर स्वर में कहती है कि प्रथम जी, आपकी पत्नी राध्या को जानबूझकर झूठे मामले में फंसाया गया है ताकि वह कानपुर प्रतियोगिता के अंतिम राउंड में हिस्सा ना ले सके और जीत ना पाए। यह सब एक साजिश है जो किसी ने रची है। फिर जज मैडम आगे कहती हैं कि प्रथम जी, हमें सीधे पुलिस के पास नहीं जाना है, क्योंकि इस साजिश में कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए हमें बिना देर किए सीधे एसपी साहब के पास जाना होगा, जो इस मामले की सच्चाई सामने लाएंगे। प्रथम तुरंत कहता है, ठीक है मैडम जी, आप बताइए हमें कब चलना होगा। उसकी आवाज में एक नई उम्मीद झलक रही थी। तभी मैडम गंभीर स्वर में कहती है कि अब हमें इसी वक्त एसपी साहब के पास जाना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। कानपुर प्रतियोगिता का अंतिम राउंड शुरू होने ही वाला होता है और अगर देरी हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जज मैडम और प्रथम बिना देर किए सीधे एसपी साहब के कार्यालय पहुंच जाते हैं। रास्ते में दोनों में कोई बात नहीं हुई, लेकिन दोनों के मन में एक ही सोच थी कि आखिर यह साजिश किसने रची है और क्यों। वहां पहुंचकर जज मैडम एसपी साहब को एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती है, जो बहुत महत्वपूर्ण सबूत है। रिकॉर्डिंग में इंद्रानी पुलिस इंस्पेक्टर से कह रही होती है कि देखिए मैडम जी, किसी भी हालत में राध्या को जेल से बाहर मत आने दीजिए। मैं चाहती हूँ कि कानपुर की यह प्रतियोगिता मेरी बेटी समायरा ही जीते। इस पर पुलिस इंस्पेक्टर जवाब देती है, ठीक है मैडम, मैं किसी भी कीमत पर राध्या को जेल से बाहर नहीं आने दूंगी। यह बात सुनकर एसपी साहब की भौहें तन गई। इसके बाद दूसरी कॉल रिकॉर्डिंग चलाई जाती है। उसमें एक बुजुर्ग महिला इंद्राणी से कहती है कि देखिए मैडम जी, मैं मित्तल परिवार से राध्या की दादी शकुंतला बोल रही हूँ। किसी भी हालत में राध्या को कानपुर के फाइनल राउंड में जीतने मत दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बिना मांगे मुंह मांगी रकम मिलेगी। इंद्राणी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग सुनते ही प्रथम उस आवाज को पहचान लेता है। वो हैरानी और गुस्से से कहता है कि यह तो मेरी दादी जी की आवाज है। एक पल के लिए प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है।
उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मन ही मन सोचता है कि दादी जी ने तो खुद ही हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। आखिर वे ऐसा कैसे कर सकती हैं? उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी दादी जी ने उसकी पत्नी के खिलाफ ऐसी साजिश रची थी जो उसने कभी सोची नहीं थी। तभी जज मैडम एसपी साहब की ओर देखकर कहती हैं कि अच्छा हुआ कि आज सभी लोगों की सच्चाई आपके सामने आ गई। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह सुनकर एसपी साहब ने तुरंत आदेश दिया कि इस मामले की जांच शुरू की जाए और दोषियों को सजा मिले। उन्होंने कहा कि न्याय का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है और आज यह सबूत इस बात का प्रमाण है कि कुछ लोग कितनी नीची चालें चल सकते हैं। पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के पश्चात एसपी साहब अपनी कुर्सी से धीरे धीरे उठ खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर गहरे गुस्से की रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और उनकी आंखों में एक कठोर नजर बस जाती है। वह इंस्पेक्टर की ओर गंभीरता से देखते हुए कहते हैं कि यदि यह रिकॉर्डिंग सच्ची सिद्ध हुई तो कानून से बड़ा कोई नहीं होगा, चाहे वह व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली और रसूखदार क्यों ना हो। इंस्पेक्टर घबराहट में अपने पैरों पर खड़ी होती है और डर से कांपती हुई आवाज में कहती है कि सर, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्हें पैसों का लालच दिया गया था और उन्होंने अपनी ड्यूटी से विमुख होकर अपराध को अंजाम दिया। एसपी साहब और भी क्रोधित होते हैं और फटकारते हुए कहते हैं कि यह कोई गलती नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध है। तुरंत ही एसपी साहब इंस्पेक्टर को निलंबित करने का आदेश देते हैं और विजिलेंस टीम को बुलाने का निर्देश देते हैं। उनके आदेश के तुरंत बाद कार्यालय में हलचल मच जाती है और सभी अधिकारी अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। इसी बीच कानपुर में प्रतियोगिता का अंतिम राउंड शुरू हो चुका है। मंच पर संचालक घोषणा करता है कि प्रतियोगी राध्या अभी तक प्रतियोगिता स्थल पर नहीं पहुंची है। नियमों के अनुसार यदि वह अगले 5 मिनट के भीतर नहीं पहुंची तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दर्शकों में बैठी समायरा मन ही मन में मुस्कुराती है, जबकि इंद्रानी अपनी बेटी की संभावित जीत की कल्पना में खोई हुई धीरे से अपनी सहेली से कहती है कि अब जीत केवल उसकी बेटी की ही होगी। उधर एसपी कार्यालय में फॉरेंसिक टीम रिकॉर्डिंग की गहन जांच कर रही है। कुछ ही मिनटों के भीतर अधिकारी जांच रिपोर्ट लेकर आते हैं और बताते हैं कि दोनों रिकॉर्डिंग 100% प्रामाणिक है और उनमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग या छेड़छाड़ नहीं की गई है। एसपी साहब तुरंत आदेश देते हैं कि इंद्राणी, शकुंतला देवी और रिश्वत लेने वाले इंस्पेक्टर के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। इसी क्षण इंद्राणी को यह खबर मिल जाती है और वो घबराकर अपने गुंडों को फोन करती है। फोन पर इंद्राणी आदेश देती है कि एसपी कार्यालय से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलना चाहिए। खासकर प्रथम जज मैडम और एएसपी को किसी भी कीमत पर रोक दो, उन्हें जीने नहीं देना है। इसके तुरंत बाद 4 काली एसआईयूवी गाड़ियां तेज रफ्तार से एएसपी कार्यालय की ओर बढ़ती हैं। जैसे ही प्रथम जज मैडम और एएसपी कार्यालय से बाहर निकलते हैं, अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है। धाएं धाएं धाएं, एएसपी तुरंत चिल्लाते हैं और सभी को कवर लेने का आदेश देते हैं। पुलिस जवाबी फायरिंग शुरू कर देती है। चारों तरफ अफरातफरी और खलबली मच जाती है। प्रथम जज मैडम को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है, जबकि हमलावर भागने लगते हैं। पुलिस उनकी गाड़ियों का पीछा करती है। तेज रफ्तार वाली कारें हाईवे पर दौड़ती है। अंततः एक हमलावर की गाड़ी एक ट्रक से टकराकर पलट जाती है और 2 बदमाश मौके पर ही पकड़ लिए जाते हैं। पूछताछ में वे कबूल करते हैं कि उन्हें इंद्राणी मैडम ने भेजा था और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया था कि किसी भी हालत में राध्या को प्रतियोगिता तक नहीं पहुंचना चाहिए। इसके पश्चात एसपी स्वयं जेल पहुंचते हैं और राध्या से कहते हैं कि उसके खिलाफ सारे आरोप झूठे साबित हो गए हैं और वह पूरी तरह से निर्दोष है। राध्या की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वह पूछती है कि लेकिन प्रतियोगिता का क्या होगा। एसपी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अभी भी समय है और वह चलो अंतिम दौड़ के लिए निकलते हैं। पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ियां सायरन बजाते हुए प्रतियोगिता स्थल की ओर दौड़ने लगती हैं। उधर मंच पर संचालक उल्टी गिनती शुरू करता है। 10, 9, 8। समायरा मुस्कुराई जाती है जबकि इंद्राणी राहत की सांस लेती है। तभी अचानक मुख्य गेट खुलता है और पुलिस की गाड़ियां अंदर आती हैं। राध्या गाड़ी से उतरती है और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। प्रथम दौड़कर उसके पास पहुंचता है और दोनों की आंखें भर आती हैं। यह एक बड़ा खुलासा है। एसपी स्टेज पर पहुंचते हैं और वह सभी के सामने वह रिकॉर्डिंग चला देते हैं। हॉल में पूर्ण सन्नाटा छा जाता है और सभी ध्यान से सुनने लगते हैं। समायरा अपनी माँ इंद्राणी की ओर देखकर कहती है, मम्मी, आपने मेरे लिए इतना बड़ा अपराध किया। इंद्राणी शर्म से अपना सिर झुका लेती है। इसी बीच पुलिस शकुंतला देवी को भी लेकर आती है। प्रथम गुस्से से कहता है, दादी, आपने अपने ही परिवार को खत्म करने की कोशिश की, आखिर क्यों? शकुंतला रोते हुए कहती है कि वह अंधे घमंड और नफरत में सब कुछ भूल गई थी और उसने अपने परिवार के साथ विश्वासघात किया। अंततः एसपी घोषणा करते हैं कि इंद्राणी, शकुंतला देवी और रिश्वत लेने वाली इंस्पेक्टर को भ्रष्टाचार, साजिश और न्याय में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। तीनों के हाथों में हथकड़ियां डाल दी जाती हैं और इंद्राणी पहली बार हार मान लेती है।
उसके चेहरे पर हार और पछतावे के भाव उभर आते हैं, जबकि पुलिस उन्हें ले जाती है। अंत में प्रतियोगिता का परिणाम घोषित होता है और राध्या अपना अंतिम प्रदर्शन देती है। उसकी प्रस्तुति इतनी मनमोहक होती है कि सभी जज अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो जाते हैं और तालियों से हॉल को गूंजा देते हैं। मुख्य जज आगे आते हैं और घोषणा करते हैं कि इस वर्ष कानपुर प्रतियोगिता की विजेता राध्या है। यह सुनते ही पूरा हॉल राध्या राध्या के नारों से गूंज उठता है। प्रथम खुशी से भरा हुआ है और वह दौड़कर आता है तथा राध्या को गले लगा लेता है। उसकी आंखों में अपार प्रसन्नता के आंसू दिखाई देते हैं। इसी क्षण अंतिम दृश्य में इंद्राणी और शकुंतला देवी पुलिस की गाड़ी में बैठी होती है। इंद्राणी खिड़की से राध्या की चमकती ट्रॉफी देखती है और उसे देखकर पछतावे से भरकर रो पड़ती है। उसकी आंखों में आंसू बहते हैं और मन में पछतावा जाग जाता है। दूसरी ओर प्रथम गंभीरता से कहता है कि सच को देर से ही सही, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। राध्या मुस्कुराकर जवाब देती है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। राध्या के विजेता घोषित होते ही पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। हर कोई खुशी में तालियां बजाता है और राध्या को बधाई देता है। प्रथम की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। वो ट्रॉफी अपने हाथ में थामे हुए राध्या से कहता है कि प्रथम, आज मुझे तुम पर पहले से भी ज्यादा गर्व है। तुमने हर साजिश का सामना किया और फिर भी जीत हासिल की। तुमने सच और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और आज उसका फल मिला है। राध्या मुस्कुराकर कहती है कि यह जीत सिर्फ मेरी नहीं बल्कि सच और न्याय की जीत है। यह जीत उन सभी के लिए है जिन्होंने सच की राह पर चलने का साहस दिखाया। इधर पुलिस इंद्राणी और शकुंतला देवी को गाड़ी में बैठाकर ले जा रही होती है। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगती है। तभी इंद्राणी अचानक पुलिस से कहती है कि इंद्राणी रुको, मुझे प्रथम और राध्या से एक बार बात करनी है। एसपी की अनुमति पर इंद्राणी दोनों के सामने आती है। उसकी आंखों में पहली बार पछतावा और दुख दिखाई देता है। वो कहती है कि इंद्राणी ने लालच और अहंकार में आकर बहुत बड़ा पाप किया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। राध्या शांत स्वर में कहती है कि गलती की माफी भगवान दे सकते हैं, लेकिन कानून अपना काम करेगा। न्याय की प्रक्रिया चलेगी और हर किसी को अपने कर्मों की सजा मिलेगी। इतने में एक पुलिसकर्मी दौड़ता हुआ एसपी के पास आता है और कहता है, सर, बहुत बड़ी खबर है। गिरफ्तार किए गए गुंडों में से एक ने खुलासा किया है कि इस पूरी साजिश में एक और मास्टरमाइंड शामिल है। यह खुलासा सुनकर एसपी चौंक जाते हैं और पूछते हैं, कौन? पुलिसकर्मी धीरे से एक फाइल एसपी के हाथ में देता है। फाइल देखते ही एसपी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके चेहरे पर हैरानी और डर के भाव आ जाते हैं। वो हैरानी से कहते हैं कि यह नाम कैसे हो सकता है। प्रथम घबराकर पूछता है, सर, आखिर किसका नाम है? एसपी गंभीर आवाज में कहते हैं कि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। पहले हमें पुख्ता सबूत चाहिए। अगर ये सच निकला तो पूरे मित्तल परिवार की नींव हिल जाएगी। यह बात सुनकर प्रथम और राध्या एक दूसरे की ओर हैरानी से देखते हैं। दोनों के मन में अनेक सवाल उठते हैं और चिंता बढ़ जाती है। पुलिस मुख्यालय में सन्नाटा पसरा होता है। हर कोई चुप है और गंभीरता से सोच रहा है। एसपी साहब उस गोपनीय मास्टरमाइंड वाली फाइल खोलते हैं। प्रथम, राध्या और जज मैडम भी वहीं मौजूद होते हैं। सभी की निगाहें उस फाइल पर टिकी हैं। एसपी गंभीर आवाज में कहते हैं कि इस फाइल में जिस व्यक्ति का नाम है उसके खिलाफ अभी सिर्फ शुरुआती सबूत है। बिना पूरी जांच के हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। न्यायालय में सबूतों की आवश्यकता होती है और बिना पर्याप्त साक्ष्य के किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं है। प्रथम बेचैनी से पूछता है, सर, आखिर वो है कौन? एसपी फाइल बंद करते हुए कहते हैं कि अभी नाम बताना ठीक नहीं होगा। पहले उसे हाथ पकड़ना जरूरी है। जब तक हमें पूर्ण सबूत नहीं मिलते तब तक किसी का नाम लेना उचित नहीं है। तभी एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ अंदर आता है और कहता है, सर, इंद्राणी की मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। यह रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। रिपोर्ट में पता चलता है कि इंद्राणी ने प्रतियोगिता से एक दिन पहले कई संदिग्ध लोगों से लगातार बात की थी। यह बातचीत किसी साजिश की ओर इंगित करती है। एसपी तुरंत उन सभी नंबरों की निगरानी का आदेश दे देते हैं। हर नंबर की जांच की जाएगी और संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाएगी। उधर जेल में बैठी इंद्राणी अचानक मुस्कुराने लगती है। उसके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से कहती है कि तुम लोग मुझे पकड़ सकते हो, लेकिन असली खिलाड़ी अभी भी बाहर है। यह बात जेल में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाती है। कैमरे हर कुछ को रिकॉर्ड कर रहे हैं और यह बात भी दर्ज हो जाती है। एसपी वो रिकॉर्डिंग देखते हैं और कहते हैं कि मतलब खेल अभी खत्म नहीं हुआ। यह सिर्फ एक अध्याय का अंत है। कहानी अभी जारी है। असली खिलाड़ी अभी तक खुला है और उसे पकड़ना बाकी है। उधर मित्तल हाउस में वातावरण भारी होता है। घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। परिवार के सभी सदस्य शकुंतला देवी की हरकतों से दुखी और निराश हैं। हर कोई सोच में पड़ा है कि ऐसा कैसे हो सका। प्रथम अपनी दादी से मिलने जेल जाता है। जेल की एक कमरे में शकुंतला देवी बैठी हैं और रो रही है। वह रोते हुए कहती है कि बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे लगा था कि राध्या इस परिवार को हमसे दूर कर देगी, लेकिन मैं गलत थी। मेरा भाई और ईर्ष्या ने मुझे गलत रास्ते पर ले जाया। प्रथम शांत स्वर में कहता है, दादी, आपने सिर्फ राध्या को नहीं बल्कि पूरे परिवार के विश्वास को तोड़ा है। आपने हम सभी का विश्वास जीता और फिर उसे तोड़ दिया। वह बिना कुछ और बोले वापस चला जाता है।
उसके चेहरे पर निराशा और दर्द के भाव है। इसी बीच पुलिस को सूचना मिलती है कि इंद्राणी का एक पुराना सहयोगी शहर छोड़कर भागने वाला है। ये सूचना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सहयोगी साजिश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। एसपी तुरंत टीम तैयार करते हैं और कहते हैं कि चलो, अगर वो भाग गया तो साजिश का सच भी उसके साथ चला जाएगा। हमें उसे पकड़ना होगा जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। पुलिस रेलवे स्टेशन पहुंचती है और तेजी से कार्रवाई शुरू करती है। हर कोई सतर्क है और सुनिश्चित करता है कि कोई भी संदिग्ध भाग ना सके। रेलवे स्टेशन पर नाकाबंदी लगा दी जाती है और हर यात्री की जांच की जाती है। साजिश के इस सूत्र को जोड़ने के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। भीड़ में एक संदिग्ध व्यक्ति बैग लेकर प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ता है। उसकी घबराहट स्पष्ट दिखती है। पुलिस का जवान उसे रोकने आगे बढ़ता है पर वो भागने का प्रयास करता है। कुछ ही कदमों में पुलिस उसे पकड़ लेती है और थाने ले जाती है। पूछताछ के दौरान आरोपी घबराते हुए कहता है कि उसने केवल पैसों को पहुंचाया था और असली योजना किसी और की थी। तत्काल अधिकारी पूछते हैं कि यह योजना किसकी थी। जैसे ही वो जवाब देने को तैयार होता है, उसे अचानक तेज खांसी आती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। चिकित्सक उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाते हैं। पुलिस अधीक्षक टिप्पणी करते हैं कि किसी ने उसे सच बोलने से पहले ही चुप कराने की कोशिश की है। इस बीच राध्या घर लौट जाती है।